गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। आज आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 का 9वां पाठ भारत माता का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पाठ है। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय, वैसे लेखक किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सर्वविदित है कि जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, प्रसिद्ध वकील थे इलाहाबाद के। इनका जन्म 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी पुत्री इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रही थी। राजीव गांधी, राहुल गांधी ये इनसे जुड़े हुए हैं। सभी लोग जानते हैं इनके पिता जो थे प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। उन्होंने वहां से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। उनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 यानी 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल हैं। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए 14 नवंबर जो इनका जन्मदिन है, जन्मतिथि है, को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सन 1964 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं मेरी कहानी आत्मकथा थी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और भाषणों का संग्रह, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी रचनाएं रही। इसके बाद में आता है पाठ का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं, भारत माता जो पाठ है वो हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई जो रचना है हिंदुस्तान की कहानी, उसका 5वां अध्याय भारत माता है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों यानी उत्सवों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। उन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया। यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। ये इस पाठ का। अब देखिए पाठ, चूंकि ये जो पाठ है वो लेखक के खुद के शब्दों में है, इसलिए इसकी यहाँ पर रीडिंग करना आवश्यक बन जाता है। आत्मकथ रूप में, मैं शैली में लिखा गया है। देखिए, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता।
भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थागत के नाम से निकला हुआ है। मैं शहर में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्सों की गिजा की जरूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। मैं बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे। देखिए कुछ शब्द हैं, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, इन शब्दों के बारे में हम बाद में बताएंगे। और स्वराज का भी जिक्र करता। मैं थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए। मैं उत्तर पश्चिम नहीं पश्चिम, मैं खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजों, जमींदारों, महाजनों, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें एक दूसरे से गुथी हुई थी उस ढड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें, कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिसके हम एक जुज हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान ना था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी ना था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने, हमारे पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोने पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या घावों के सिलसिले में विदेश में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी उसकी वजह से दूसरे मुल्क के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे का क्या मतलब है। ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ता। जवाब न पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते थे। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से इसका मतलब? उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते यहां तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वे इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं यानी प्रिय। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। और भारत माता की जैसे मतलब
इन लोगों की जय करना है। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज खोज ली। देखिए, इस पाठ में बड़े अजीब अजीब शब्द हैं, उर्दू फारसी के शब्द हैं। जैसे सयाने, आप जानते हैं सयाने का मतलब होता है समझदार। गिजा खुराक, भोजन, खाद्य। नजरिया दृष्टिकोण। महदूद सीमित। मसाला मुद्दा। ये कठिन। यक्सा, यक्सा, एक सा नहीं, यक्सा। आपने देखा यक्सा यानी एक सा, एक जैसा, एक जैसा। ढड्ढे बोझ, तब्दीलियों परिवर्तन। जुज, जुज एक खंड यानी एक भाग। कसमकस ऊह को। हवाले संदर्भ, कुतूहल, उत्सुकता। ताज्जुब माने आश्चर्य। हट्टे कट्टे हृष्टपुष्ट। अजीज माने प्रिय। दरअसल वास्तव में जलसा समारोह। धावा यानी आक्रमण। ये कुछ ऐसे कठिन शब्द थे। अब पाठ के संदर्भ में कुछ और आएंगे, पर उससे पूर्व हम इस पाठ को 5 मुख्य बिंदुओं में बांट लेते हैं। देखिए, जैसा कि हमने पाठ की रीडिंग की, पाठ पढ़ा, हमारे पाठ समझ में आया। अब हम जानेंगे पाठ को। जब सबसे पहले नेहरू जी का जलसों में जाना सबसे पहला बिंदु था। नेहरू जी का जलसों में जाना। नेहरू जी का कहना है कि वे जब जलसों में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते थे। भारत संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। जहां तक कि हम जानते हैं तो भरत जो है वो दुष्यंत शकुंतला के चक्रवर्ती पुत्र भरत के नाम पर निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में वे चर्चा करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारे पूरे देश की सबकी समस्याएं एक जैसी है और स्वराज सभी के लिए फायदेमंद है। दूसरा बिंदु आता है संपूर्ण देश की यात्रा। नेहरू जी ने संपूर्ण देश की यात्रा की। नेहरू जी ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी हैं, चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सब जगह एक सी समस्याएं। गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन के कड़े लगान, सूद और पुलिस के जुर्म, ये सारी समस्याएं पूरे भारत में भारत के किसानों के लिए एक समान है, एक जैसे। ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है तथा हम सबको इससे छुटकारा पाने के लिए सोचना होगा। सभी लोगों को इस देश के बारे में सोचना होगा। उत्साह दिलाते हैं वो, याद दिला करके विदेशों में होने वाले परिवर्तन, जो विदेशों में परिवर्तन हुए हैं उनका जिक्र करते हैं वो। वे लोगों से चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एशिया में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन, वे अमेरिका की उन्नति के बारे में भी इस देश के लोगों को बताते हैं। उदाहरणों से समझाना, वो उदाहरण से समझाते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान न था, क्योंकि किसान विदेशों के बारे में क्या जाने, आसान न था। ऐसा उन्होंने समझ रखा था, परंतु मुश्किल भी नहीं था। इसका कारण था कि हमारे महाकाव्यों व पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी। तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों और कुछ ने विदेशों में नौकरी करके देश दुनिया की जानकारी सब लोगों को दे दी थी। सन 1930 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए गए उदाहरण लोगों को समझ में आ जाते थे। अब भारत माता की जय नारे का महत्व उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से बताया।
लोग बाग नेहरू जी का स्वागत जलसों में भारत माता की जय नारे से करते थे। इस नारे से होता था। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी हम भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो ये जवाब न दे पाते। इकट्ठे इकट्ठे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने पूछा कौन सी धरती? उनके गांव की, उनके सूबे की, उनके जिले की, उनके प्रदेश की या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न का उत्तर भी कोई नहीं दे पाया, सब चुप रहे। तो नेहरू जी उन्हें बताते हैं भारत वह है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय शामिल है। इन सब के मिलकर के भारत बना है। भारत माता की जय का अर्थ है इन सभी की जय, यानी यहाँ की नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, खेत और यहाँ के रहने वाले करोड़ों लोगों की जय जयकार। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि हमारी भी जय। इस बात को लेकर के उनकी आंखों में चमक आ जाती थी कि हमारी भी जय। देखिए, जैसे भारत माता की जय नारे थे, ऐसे कुछ और नारे प्रसिद्ध हुए हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये नारा आजादी के समय क्रांतिकारियों का ये मंत्र था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। सशस्त्र क्रांति का उन्होंने आह्वान किया था। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति को बढ़ावा देने हेतु। अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आजादी के लिए नारा। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया था। दिल्ली चलो, दिल्ली दूर नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का। अंग्रेजों को सत्ता से बाहर करने के लिए नारा लगाया। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय का नारा था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, राष्ट्रीय एकता हेतु प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया था। स्वदेशी अपनाओ, एनी बेसेंट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए था। कुछ पाठ में ऐसे शब्द हैं जिनके संदर्भ अलग हैं, जैसे दक्षिण। दक्षिण नहीं, दक्षिण नहीं है यहां पर, दक्षिण। दक्षिण हमारे देश का दक्षिणी हिस्सा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पश्चिम शुद्ध है पश्चिम। पश्चिम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। जैसा कि हम पहले बताते हैं, यक्सा, एक सा, एक जुज, एक अंश, ढड्डे, बोझ। ये कुछ ऐसे विशिष्ट अर्थ लिए शब्द हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं। इन सब का आप अभ्यास करेंगे। इसके अलावा अब हम इस पाठ में कुछ और चर्चा करते हैं। छोटा सा पाठ है ये, तो परंतु इस छोटे से पाठ में बड़े बड़े प्रश्न निकल करके आते हैं। भारत सबसे पहला विषय प्रश्न आया कि जिस भारत में हम रहते हैं उस भारत का मतलब क्या है? ये भारत शब्द है क्या? लेखक ने भारत शब्द के बारे में क्या बताया है कि भारत शब्द क्या है? ये भारत शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। कालिदास का ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब शकुंतला और दुष्यंत का एक पुत्र हुआ था, चक्रवर्ती सम्राट भरत। शकुंतला व दुष्यंत
के पुत्र शकुंतला व दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। बचपन में सिंह के बच्चों से, शेर के बच्चों से खेलता था, वो शेर के बच्चों से खेलता था, इतना प्रतापी बच्चा वो था। दुष्यंत का, शकुंतला का त्याग राजा दुष्यंत ने कर दिया था, गंधर्व विवाह किया था राजा दुष्यंत ने, और निशानी के रूप में शकुंतला को अंगूठी दी थी। उसकी वो अंगूठी कहीं खो गई थी। जब वो पियर अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में जल पीते समय उसकी वो अंगूठी उसमें गिर गई थी, वो किसी मछली के पेट में चली। राजा ने उसको पहचानने से मना कर दिया। वापस अपने पिता कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला आ गई। वहां उसके पुत्र हुआ भरत, बड़ा प्रतापी पुत्र था। राजा दुष्यंत से कार्य करते हुए वहां आते हैं और सिंह के, शेर के बच्चे से खेलते, छोटे से बच्चे से इस भरत को खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। उसका ताबीज निकल जाता है, गिर जाता है वहां पर। दुष्यंत उठाने के लिए जाते, शकुंतला की सखियां मना करती है, परंतु दुष्यंत उठा करके उसको बांध देते हैं। कर्ण ऋषि ने भरत की रक्षा के लिए बांधा था। उस ताबीज को हर कोई नहीं छीन सकता था। जब पता लगा तो कि इस प्रकार से एक राजा ने इसको ताबीज बांध दिया, तो निश्चित हो गया कि निश्चित रूप से ये उस भरत के पिता दुष्यंत ही रहे होंगे। ऐसे प्रतापी राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए उत्तर पश्चिम का इलाका, यानी आपका उत्तराखंड से इधर आगे निकलते हैं हम, ये पाकिस्तान की तरफ जो इलाका है उधर साइड, स्पीति की तरफ का, जम्मू कश्मीर से आगे उसको खैबर कहते हैं। उसको खैबर के दर्रे, वहां से लेकर के कन्याकुमारी यानी दक्षिण का समुद्री इलाका, वहां तक की यात्रा, इस सब का जिक्र इस पाठ के माध्यम से किया है। पूरे भारत को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक बताया है, बंगाल की खाड़ी से लेकर के आपके कांडला तक, पूरा भारत एक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत को एक, भारत की संस्कृति को एक बताया, वहां की समस्याओं को एक बताया है, वहां किसानों की सारी समस्याओं को एक बताया है, शहरी लोगों को शाना बताया है, क्योंकि उनकी रुचि अलग होती है, उनका सिद्धांत अलग होता है, वो दूसरी बातों में दिलचस्पी लेते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो होते हैं उनकी रुचि अलग तरीके की होती है। इस प्रकार से इस पाठ की व्याख्या की गई है। भारत माता की जय का नारा, हम पूरे भारत, यहाँ की रहने वाली हर वस्तु की जय जयकार, जो हमें लाभ देती है। हमारे देश में मैदान है, हमारे देश में रेगिस्तान है, हमारे देश में पठार है, हमारे देश में बर्फ है, हमारे देश में शीत है, हमारे देश में शरद है, हमारे देश में हेमंत है, हमारे देश में ग्रीष्म है, हमारे देश में वर्षा है। ऐसा देश, अनेकता में एकता का भाव दियो, अलग अलग भाषाएं हमारी, अलग अलग वेशभूषाएं हमारे देश की, फिर भी हम एक हैं, भारतवासी हैं। बोल चाल, खान पान, रहन सहन, सब कुछ अलग अलग होते हुए भी अंत में हम एक हैं, भारत मां। इसीलिए भारत माता की जय में हमारे इन सारे संसाधनों की जय की जाती है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने इस पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। धन्यवाद।